जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे भाई 22 से लेकर 31 मार्च तक के कुछ जो करंट अफेयर क्वेश्चन चर्चा में रहा है। सबसे पहला सवाल अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा, हिंदी के क्षेत्र में 59 नंबर का ये पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। बड़ा अच्छा सवाल है। तो सबसे पहला तो यही ध्यान रखना कि 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी के बेटा महान कवि हुए हैं जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल जी। क्लियर है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हाल फिलहाल में या 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो हिंदी कवि विनोद कुमार शुक्ला जी को या विनोद शुक्ला जी को यह अवार्ड दिया गया। क्लियर है। अब यदि ये पूछा जाए कि यह जो व्यक्ति हैं विनोद जी हैं, ये कितने नंबर के हिंदी कवि हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक मिल चुका है, तो इनसे पहले 11 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इसका मतलब हिंदी क्षेत्र में प्राप्त करने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने नंबर के ये कवि हैं? 12वें नंबर के। इसके बाद एक और सवाल पूछा जा सकता है कि ये प्रॉपर रूप से रहने वाले कहाँ से हैं, तो रहने वाले ये छत्तीसगढ़ से। तो ये ध्यान रखिएगा, इस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के कवि विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है या शुक्ल जी को मिला है, रहने वाले प्रॉपर रूप से छत्तीसगढ़ के। और कितने नंबर के ये हिंदी कवि हैं, तो 12 नंबर के ये हिंदी कवि हैं। अब यदि ये पूछा जाए क्या इससे पहले कोई हिंदी कवि या इससे पहले छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के ये पहले हिंदी कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सीधा सा सवाल पूछा जाता है भाई कि अर्थ आवर की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये आप लोग बताइएगा, मैं पहले भी बताया हूं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अर्थ आवर किस तारीख को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसमें बेटा 22 मार्च को एक और डे मनाया जाता है जो मैं आप लोगों को बताया हूं, वह बताइएगा। अर्थ आवर में क्या होता है, एक घंटे तक यह कहा गया, अर्थ आवर समिट में यह कहा गया था कि पूरे दुनिया में रात के 8:30 बजे से, ध्यान रखिएगा, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सभी लोग लाइट का मिसयूज नहीं करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में प्रदूषण की हीटपन की मात्रा घटेगी। तो ये ध्यान रखना। ये 2 सवाल आप लोग हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बेटा सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि रानीपुर नेशनल पार्क कहाँ है। तो रानीपुर नेशनल पार्क की यदि हम लोग बात करें तो यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। और यह नेशनल पार्क संबंधित किससे है, तो टाइगर से संबंधित है। यह टाइगर के लिए कहीं ना कहीं फेमस नेशनल पार्क है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा, भारत सरकार बेटा एक प्लान चला रहे हैं कि 2025 में हर हाल में जो ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, जो टीबी बीमारी है, जिसे क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, उसको समाप्त करने का टारगेट रखा गया है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि टीबी फ्री इंडिया, टीबी फ्री ट्यूबरक्लोसिस से कब फ्री हो जाएंगे इस क्षय रोग से, तो 2025 में। तो बड़े पैमाने पर बेटा भारत के सभी क्षेत्रों में, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, आम जनता हो, सभी लोग बड़े पैमाने पे एक मूवमेंट चला रहे हैं कि कितना जल्दी हो, जितना जल्दी हो टीबी पर कंट्रोल पाया जाए। इसके लिए यदि पूछा जाए बेटा कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा योजना चलाई जा रही है, तो इस योजना का नाम है निक्षय मित्र। तो ध्यान रखिएगा, निक्षय मित्र किससे संबंधित है, तो इंडिया को टीबी फ्री करना चाहते हैं और गवर्नमेंट का टारगेट है 2025। ये निक्षय मित्र योजना कब से शुरू हुई है, तो 2022 में शुरू हुई थी। सरकार का, भारत सरकार का लक्ष्य है कि इंडिया टीबी फ्री 2025 तक हो जाए। इसके बाद यह भी पूछा जा सकता है बेटा कि टीबी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष
टीबी डे मनाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें कंट्रोल होने की संभावना है। कई बार यह भी पूछ दिया जाएगा कि टीबी के जो बैक्टीरिया, टीबी फैलता किससे है? यह बैक्टीरिया से फैलता है। उस बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, नाम ही है इसी से। क्लियर है? इसकी खोज कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा बेटा, एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी को समाप्त करने के लिए बैक्टीरिया खोज की गई थी। कब की गई थी भाई? 1882 में। बाद में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो टीबी एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है। अभी बड़े पैमाने पे देश के राष्ट्रपति सहित सभी लोग क्या कर रहे हैं? इसको 2025 में समाप्त करने की मुहिम में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है भाई। कि भी हाल फिलहाल में देखा जाए बेटा, तो नई दिल्ली की मैं बात करना हूं। नई दिल्ली में खेलो इंडिया गेम का पैरा गेम्स आयोजित हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि भारत में 2025 में खेलो जो इंडिया गेम्स हुआ है, कौन सा गेम्स हुआ है? तो पैरा गेम्स हुआ है 2025 में। क्लियर है? इसमें यदि देखा जाए बेटा, तो भारत टोटल कितने पदक जो है, तो टोटल इसमें पदक की संख्या कितनी थी? 596, जिसमें यह भी पूछा जा सकता है कितने पुरुष पदक विनर बने हैं और कितने महिलाएं। तो पुरुष की यदि हम लोग बेटा बात करें, तो पुरुष जो पदक हासिल किए हैं 346 और महिला जो हासिल किए हैं 250। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया पैरा जो गेम्स हुआ था 2025 में कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। क्लियर है? टोटल पदक कितने थे? 596, जिसमें मेल कितने पदक को पाए हैं? 346, और फीमेल कितने को पाए हैं? तो 250। अब सवाल यहां से यह भी है बेटा कि कौन कौन सा स्टेट अव्वल रहा? तो पिछले साल के भांति पहले स्थान पे बेटा हरियाणा फिर से अव्वल रहा। हरियाणा को यदि देखा जाए तो टोटल कितने पदक मिले हैं? तो हरियाणा को टोटल बेटा 104 पदक मिले हैं। लेकिन यहां से याद रखिएगा एक चीज कि इन्हें गोल्ड कितना मिला है? तो हरियाणा को जो गोल्ड मेडल मिले हैं वो 34 मिले हैं। तो इसलिए यदि पूछा जाए कि कितना पदक भाई, टोटल तो इतना, पहले स्थान पे अपना स्थान बरकरार पिछले साल के भांति हरियाणा पहले पे रहे हैं। अब सेकेंड स्थान की बेटा हम बात करें, तो सेकेंड स्थान पे इस बार बाजी मारे हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु बेटा यदि देखा जाए तो 28 गोल्ड मेडल के साथ, ध्यान रखिएगा, 28 गोल्ड मेडल के साथ टोटल पदक की संख्या कितनी है? तो 74 है। और थर्ड पोजीशन पे यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश रहे हैं, और उत्तर प्रदेश बेटा गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? तो 23, और टोटल पदक की संख्या कितनी है? तो 64। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छोटा है लेकिन बड़ा बम्फर सवाल है। क्लियर है? तो ये शॉर्ट वे में मैं आपको बता दिया। पहला पोजीशन हरियाणा, दूसरा हो गया तमिलनाडु, तीसरा हो गया उत्तर प्रदेश, और राज्य छोटे छोटे पदक है ना जीते हैं। तो ये थोड़ा बढ़िया सवाल है। देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। इसको थोड़ा सही से छोड़ दो। अगला सवाल क्या है बेटा? अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि अभी मार्च के माह में, ध्यान रखिएगा, एक अर्थक्वेक का सामना एक देश किए हैं जिसका नाम है म्यांमार। बड़ा स्थिति खराब हो गया, और यहाँ पे यदि देखा जाए बेटा फ्रीक्वेंसी लगभग 7.5 से भी ज्यादा थी। माना जाता है 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्लियर है? तो सीधा सा सवाल दिया जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में किस क्षेत्र में अर्थक्वेक बड़ा खतरनाक आया? हो सकता है ऑप्शन म्यांमार भी दे सकता है, या तो दक्षिणी पूर्वी एशिया भी दे सकते हैं, क्योंकि म्यांमार जो है कहीं ना कहीं दक्षिणी पूर्वी एशिया का पार्ट। लेकिन यह पूछा जाए
कि भाई म्यांमार को मदद पहुंचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कौन सा ऑपरेशन चलाए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट जो ऑपरेशन बेटा चलाए थे वो ब्रह्मा ऑपरेशन चलाए थे। तो ये ध्यान रखना, म्यांमार में अभी अर्थक्वेक आए हैं, भारत सरकार ने काफी हद तक मदद की है, और भारत सरकार जो मदद किए हैं या आईटीबीपी वगैरह जिसको भी भेजे हैं, तो कौन सा ऑपरेशन चलाए हैं, तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ये बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना। बाहर बोलो, कम बोलो। इसके बाद यदि देखा जाए बेटा, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, काफी पुराना सवाल है लेकिन चर्चे में रहता है। एरन अभिलेख, जो एरन स्क्रिप्ट है वो कहाँ पे है? एरन अभिलेख की यदि हम लोग बेटा बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि ये क्यों चर्चे में रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक पुरानी मूर्ति है नरसिंह भगवान की, तो दोबारा लगाई गई, कुछ विवाद हो गया था, तो ये ध्यान रखिएगा एरन अभिलेख। हालांकि आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है सीधा सा, एरन अभिलेख किस राज्य का हिस्सा है, तो आप ध्यान रखना यह मध्य प्रदेश का हिस्सा है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट पर्सन व्यू क्या है? ऐसे दे सकते हैं सवाल, फर्स्ट पर्सन व्यू ये क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में बेटा एक ड्रोन बनाया गया है, ठीक है, और यह जो ड्रोन है उसका नाम है आत्मघाती ड्रोन, ठीक है। तो ये अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया फर्स्ट पर्सन व्यू बनाया गया आत्मघाती ड्रोन। इसका नाम यदि देखा जाए, ये इतना डेंजर है, एक कहावत है पलक झपकते पल के गायब, तो वैसे ही कंडीशन बड़ा जबरदस्त है। मतलब व्यक्ति को या दूसरे के ड्रोन को, दूसरे के मिसाइल को सोचने का भी समय नहीं मिलेगा, और ये क्या करेंगे, ये फटाक से उसे मार गिराएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दुश्मनों को, टैंक को तबाह करने वाले जो ड्रोन जो बने हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू किसके द्वारा बनाया गया, तो भारत सरकार के द्वारा निर्माण किया गया। नेक्स्ट अगले की यदि हम लोग बेटा बात करते हैं, अभी भारत सरकार 156, ध्यान रखिएगा 156 प्रचंड नामक हल्के हेलीकॉप्टर बनाने का आदेश दिया गया है। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस कंपनी को भारत सरकार या डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, प्रचंड क्या है, तो प्रचंड एक हल्का हेलीकॉप्टर है जो दुश्मन के फाइटर पे अटैक कर सकता है, तो किस कंपनी के साथ डील हुआ है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL हाल, इसने जो है भारत सरकार के साथ संधि किया है। कितने हल्के हेलीकॉप्टर बनाएंगे, तो 156 हल्के हेलीकॉप्टर बनाएंगे, जिसका नाम बेटा क्या है, तो जिसका नाम है प्रचंड। अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है, हल्के हेलीकॉप्टर जो बनाए जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कंप्लीट रूप से पहला ऐसा हेलीकॉप्टर होगा जो पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा, इसमें विदेशी वस्तु का यूज नहीं किया जाएगा। तो बड़ा अच्छा ये सवाल है अपने आप में। क्लियर है? इसके बाद यदि हम लोग बेटा बात करें तो शायद आप लोग पढ़े होंगे राणा सांगा के बारे में, हिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे। तो राणा सांगा अभी कुछ दिन पहले चर्चे में रहे थे। क्यों? राजनीतिक पद को लेकर कुछ लोग जो है विवाद खड़ा कर दिए थे, इसी कारण से यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाएगा राणा सांगा। तो राणा सांगा का यदि परिचय समझना है तो शायद आप लोगों को पता होगा, एक बड़े ही प्रतापी शासक हुए हैं जिनका नाम है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के ये दादाजी थे। सबसे पहला सवाल, राणा सांगा कौन थे, तो राणा सांगा बेटा महाराणा प्रताप के दादाजी थे। इनका यदि देखा जाए, इनका एक और नाम था महाराणा संग्राम सिंह। कई बार ये पूछ दे कि महाराणा संग्राम सिंह किनका नाम था, तो राणा सांगा का ही नाम था। और ये मुख्य रूप से राजपूत शासक थे, जो कहाँ के शासक थे, तो मेवाड़ के शासक थे। क्लियर है? अब इनका यदि देखा जाए, और तो कोई खास नहीं, क्योंकि मैं हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया हूं कि इनका कार्यकाल यदि देखा जाए तो इनका कार्यकाल बेटा 1509 से 1527 बाबर के साथ लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई हुई थी 27 में,
तो खानवा की फाइट हुई थी, खानवा फाइट में ये हार गए थे। उसके बाद और कोई क्वेश्चन, तो विचार कहीं ना कहीं यहाँ से जो है ना क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यदि देखा जाए बेटा, एक देश है, यूरोप में देश है जिसका नाम है बेटा ग्रीस। ग्रीस में ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ है। मतलब इस अभ्यास में यदि टोटल देखा जाए बेटा, तो कितने देश शामिल हुए हैं? तो 15 देश शामिल हुए हैं, जिसमें से अपना भारत भी एक देश है। तो यदि पूछा जाए बहुराष्ट्रीय अभ्यास हाल फिलहाल में कहाँ पे हुआ था, तो ग्रीस देश में हुआ था। कितने देश शामिल हुए थे? तो 15 देश शामिल हुए थे। इसका नाम, इस ऑपरेशन का नाम, संयुक्त अभ्यास का नाम क्या रखा गया? तो इनियोचस 25। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनियोचस 25 ये क्या है? तो यह एक बहु एक्सरसाइज है। किसके, कितने देशों के बीच? 15 देशों के बीच। कहाँ हुआ था? ग्रीस में, जिसमें भारतीय वायुसेना भी भाग लिए थे। नाम क्या है? इनियोचस 25 इसका नाम है। ठीक है, तो कई बार ऐसे सवाल आ जाएंगे, इनियोचस जो 25 है किन किन देशों के बीच या क्या है? तो यह एक बेटा ज्वाइंट एक्सरसाइज है, जिसमें कितने कंट्री भाग लिए हैं? तो 15 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। आगे देखते हैं भाई क्या बन रहा है क्वेश्चन बेटा सीधा सा बन रहा है। एक पुराना क्वेश्चन हिस्ट्री का बन रहा है कि पहली बार जो डाक व्यवस्था या पोस्ट ऑफिस पहली बार जो बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था और किसने बनाया? तो 1774 में पहला जो बेटा पोस्ट ऑफिस बना था वह कोलकाता में बना था। क्लियर है? बनाने वाले जो गवर्नर थे उस समय के, तत्कालिक गवर्नर जो थे वारेन हेस्टिंग्स थे। उन्होंने जो है पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में बनाया 1774 में। एक तो ये सवाल हो गया। यदि पूछा जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो डाक व्यवस्था की जो शुरुआत बेटा किया गया आधुनिक भारत में, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। यदि आपसे सवाल यह पूछ दे कि भारत में पहली बार, ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो भारत में पहली बार डाक व्यवस्था की बेटा जो शुरुआत हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। तो ये कई पुराने क्वेश्चन कई बार पूछ दिए जाते हैं, थोड़ा संभल करके। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है गुड़ी पड़वा। ये भी कई बार पूछा गया है कि कहाँ पे गुड़ी पड़वा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। किसके यादों में? तो जो हिंदू जो नव वर्ष का जो आयोजन होता है ना, तो हिंदू नव वर्ष के खुशी में महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में एक फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिसका नाम क्या है भाई? तो जिसका नाम है गुड़ी पड़वा फेस्टिवल। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। हाल फिलहाल में देखा जाए बेटा, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच बेटा एक एक्सरसाइज हुआ है, और यह एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? तो किर्गिस्तान में। भारत और किर्गिस्तान के, अच्छा यहां से एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है आप लोग हमें बताइएगा। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच एक एक्सरसाइज हुआ है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो बेटा उस एक्सरसाइज का नाम है खंजर 12। तो ध्यान रखिएगा, खंजर 12 किन दो देशों के बीच एक्सरसाइज हुई है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। और ये किर्गिस्तान के किस शहर में आयोजित किया गया एक्सरसाइज? तो टोकमोक नामक शहर में इसका आयोजन किया गया। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला बेटा सीधा सा सवाल है, नाटो का फुल फॉर्म शायद आप लोग को पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में। इतना ही करंट अफेयर में था तो इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि सब में डीप रूप में पढ़ने लगेंगे फिर करंट अफेयर रहेगा नहीं,
फिर ये जीके में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है बेटा। एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबाहार, तो यह पोर्ट कहाँ है? तो ईरान में है या इराक में है? तो यह पोर्ट ईरान में है। किसके मदद से ये पोर्ट ओपन किया गया है, किसके मदद से? इस पे लागत अपना ध्यान रखना, भारत सरकार की भी कुछ ना कुछ लागत लगी हुई है। ऐसे बेटा एक और चर्चा में है ग्वादर पोर्ट, ध्यान रखिएगा, ये सब मैं होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं। ग्वादर पोर्ट किसके सहयोग से और किस देश में? ऐसे ही बेटा एक और पोर्ट है हम्बन टोटा पोर्ट, ये सब आप लोग के एग्जाम के लिए बढ़िया है। तो एक तो मैं आपको बता दिया हूं, ये भी भारत के आसपास, ये भारत के नेबर कंट्री के आसपास है, ये मैं आपको इतना हिंट दे दिया हूं। चाबाहार पोर्ट ईरान में है भारत के सहयोग से। ग्वादर पोर्ट और हम्बन टोटा पोर्ट बेटा चाइना के सहयोग से ओपन किया गया है, लेकिन किस देश में है ये आप लोग हमें बताएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। एक डेट यहां पे आया है 1971, चर्चा में रहा है, तो ध्यान रखिएगा 1971 में यदि देखा जाए बेटा तो भारत से जो अलग हुआ था पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान था और दूसरा कौन सा था भाई? तो पूर्वी पाकिस्तान। तो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान से अलग होकर के एक नया देश बनाया, जिस देश का नाम क्या पड़ा भाई? तो बांग्लादेश। तो यदि पूछा जाए कि बांग्लादेश किस वर्ष बनकर तैयार हुआ, तो 1971 में, और यह बेटा भारत के कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो 15 राज्यों से घिरी हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न और हैं, उसके बाद और ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तो भाई एक ही चीज बोलूंगा, पढ़ना है खूब पढ़ो, जो भी चीज करना है मन से कीजिए तभी हो पाएगा। बकवास करेंगे, टाइम पास करेंगे तो फिर तो जाओ भाई करते रहो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन यदि देखा जाए बेटा SRSAM, ऐसा भी पूछा जा सकता है SRSAM, ठीक है। अब यहां यदि देखा जाए बेटा, ये देखो इसको पढ़ो, ये SA सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये जो है ये एक मिसाइल है, इसका फुल फॉर्म है, माइंड में ये सेट करना है कि यह ऐसी मिसाइल है जो सरफेस टू एयर या एयर टू सरफेस लड़ाई कर सकते हैं। अब देखा जाए बेटा तो यह जो मिसाइल है बालेश्वर कहां पड़ेगा? तो उड़ीसा में बालेश्वर के पास एक सैटेलाइट सेंटर है जिसका नाम है चांदीपुर। तो यदि पूछा जाए SRSAM कहां से लॉन्च किया गया, तो बालेश्वर उड़ीसा, चांदीपुर से लॉन्च किया गया। क्लियर है? अब यदि मुख्य रूप से देखा जाए बेटा तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो यह मुख्य रूप से DRDO के द्वारा बनाया गया है। और किसके लिए बनाया गया है? तो यह जो बनाया गया है मिसाइल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? तो नौसेना के लिए बनाया गया है। अब इसका फुल फॉर्म देखा जाए बेटा तो फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस एयर मिसाइल। तो कई बार ऐसा भी फुल फॉर्म आ जाएगा कि इसका फुल फॉर्म बताओ भाई, तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस मिसाइल। अब यहां पे यदि देखा जाए मुख्य रूप से तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऐसे इस स्टाइल में आसानी तरीके से ये फाइट कर सकती है। अब यहां से यदि देखा जाए बेटा तो आप लोग एक होमवर्क हमें जरूर बताइएगा कि DRDO के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला और आखिरी क्वेश्चन है प्रचंड प्रहार। ध्यान रखिएगा, 2 बार हम लोग प्रचंड पढ़ चुके हैं। एक हल्का जो है मिसाइल है
सॉरी हल्का हेलीकॉप्टर है जो किसके द्वारा, तो HAL के द्वारा बनाया गया। अब यहां पे देखा जाए बेटा, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है प्रचंड प्रहार। तो प्रचंड प्रहार जो एक्सरसाइज है 2025 में, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। और इसमें जो है एक वर्ड रखा गया है त्रिसेवा। त्रिसेवा का मतलब हुआ बेटा, जो हमारी तीनों सेना है, जल, ठीक है, वायु और थल, तीनों सेना ने मिलकर अरुणाचल प्रदेश में एक एक्सरसाइज किए हैं जिसका नाम है प्रचंड प्रहार। और इसी का बेटा पुराना नाम 2024 में अरुणाचल प्रदेश में ही एक्सरसाइज हुआ था। ठीक है, तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। उस समय उसका नाम क्या था भाई, तो पूर्वी प्रहार। तो ऐसे भी सवाल दे सकता है कि पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज 2024 में कहाँ हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में। तीनों के तीनों जो नौ, जल और वायु सेना है, तीनों ने भाग लिया। इस वर्ष क्या नाम पड़ा, प्रचंड प्रहार। कहाँ हुआ, तो 2025 में। इसके बाद देखा जाए बेटा तो और कोई सवाल नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीजें बातें करें।